हेलो स्टूडेंट्स, द लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देन वी हैव डिस्कस्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले आप ये चीज़ अपने माइंड में रखिए कि जो नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो 10th स्टैंडर्ड में बहुत बेसिक सी हैं और उन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले कंपेयर करते हैं मेटल्स को। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनती है? मेटालिक ऑक्साइड। जब मेटल्स रिएक्ट करें ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनती है? मेटालिक ऑक्साइड। इसी तरह से जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तब क्या बनेगी? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो क्या है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जबकि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक भी हो सकती हैं और वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं। तो देखिए, यहाँ से एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है दैट जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रहेंगी या तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल। डन। तो देखिए, एसिडिक ऑक्साइड्स कब बनती हैं? तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है कार्बन रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब कार्बन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहती है? एसिडिक इन नेचर। अब देखिए, ये जो ऑक्साइड्स हैं अगर ये एसिडिक है नेचर में तो इनका लिटमस पे भी रिएक्शन रहेगा। तो ये क्या करती हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिडिक ऑक्साइड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब और क्या चीज़ है? जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है तो जब रिएक्शन कंप्लीट होता है हमारे पास बनता है H2CO3। H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ से भी इंडिकेशन मिलती है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? एक एसिड। H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ से भी इंडिकेशन मिलती है दैट जो हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर किस तरह का रहता है? एसिडिक। इसके बाद और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? सल्फर की। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन जब रिएक्ट करती है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली सल्फर एंड ऑक्सीजन भी क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ये भी वाटर में सॉल्युबल है और रिजल्ट में क्या बनाएगी? H2SO3 विच इज सल्फरस एसिड। तो यहाँ से भी पता चलता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट इज एसिडिक इन नेचर। डन। तो ये बहुत, यहाँ के पास दो नए नेम्स आ रहे हैं, इन्हें याद रखिए। कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। अगर कार्बन की जगह सल्फर रहे हो हमारे पास H2SO3 तब हम उसे क्या कहते हैं? सल्फरस एसिड। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऐसी हैं जिनका लिटमस के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं रहता। ना तो ये ब्लू लिटमस को रेड करती हैं और ना ही रेड लिटमस को ब्लू करती हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि ना तो इनका नेचर एसिडिक है ना ही इनका नेचर बेसिक है, बट दीज आर न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ क्या है कि जब कार्बन रिएक्ट करे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ तब क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो पॉइंट्स आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, ये दोनों केमिकल रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपको गिवन हो कि कार्बन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तब प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CO2। लेकिन अगर आपको कहा हो कि कार्बन लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बनेगा? CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या डिफरेंस है कि जो CO2 है दैट इज एसिडिक इन नेचर, जबकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दिस इज न्यूट्रल बाय नेचर।
आफ्टर दैट न्यूट्रल ऑक्साइड की हमारे पास और क्या एग्जाम्पल रहती है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों गैसेस का मिक्सचर है, उसके थ्रू पास की जाए इलेक्ट्रिक स्पार्क, उस टाइम पे हमारे पास बनता है वाटर, एंड वी नो वाटर इज न्यूट्रल। तो देखिए हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटालिक यहाँ पे फीचर्स रखता है, इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, राइट, और रिजल्ट में क्या बन रही है, हाइड्रोजन की ही ऑक्साइड H2O विच इज न्यूट्रल बाय नेचर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो भी हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनका दो तरह का नेचर हो सकता है, या तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। तो देखिए जनरली क्या रहता है कि ये जो नॉन मेटल्स हैं ये वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। सो व्हाट वी कैन से, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू प्रोड्यूस H2 गैस। तो देखिए यहाँ रीज़न क्या है कि ये H2 गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं वाटर की, वाटर बनाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। वाटर से हमें क्या मिलते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। अब हाइड्रोजन कैसे बनती है पहले ये देखिए। देखिए जो हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव, अगर तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम में। अगर H पॉजिटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H एटम में। अब देखिए जब हाइड्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तब जाके ये बनाएंगे H2 मॉलिक्यूल विच इज हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ क्या है कि हमें 2 हाइड्रोजन एटम्स की ज़रूरत है। अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो तब जाके क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इसलिए क्या रहेगा, 2H पॉजिटिव आयंस टेंडेंसी रखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, सो दैट वो किस में कन्वर्ट हो जाएं, H2 गैस में। अगर एक H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक हाइड्रोजन एटम बनाता है तो 2 हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। तो देखिए यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं इनकी टेंडेंसी क्या है, दे नीड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इतना अभी क्लियर है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल में आप एग्जाम्पल ले लीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। अभी देखिए अगर तो इसे होना है स्टेबल, स्टेबल होने के लिए इसे क्या फॉलो करना पड़ेगा, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स गुड, लेकिन फ्रॉम सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स ये सेकेंड शेल से ही कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके जो कोई भी एलिमेंट है उसका एटम स्टेबल होगा। अभी इसके पास सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और किस में कन्वर्ट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स में, तब जाके ये स्टेबल हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि इसे 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना तो डिफिकल्ट है, बट इट इज इजी फॉर नाइट्रोजन टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट स्टेबल। तो अब यहाँ से नाइट्रोजन की भी क्या टेंडेंसी हो गई, इट हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हाइड्रोजन भी क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयन, कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। नाइट्रोजन भी क्या कह रहा है कि स्टेबल होने के लिए मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अगर नॉन मेटल्स, इट इज़ नॉट ओनली नाइट्रोजन, अगर हम और नॉन मेटल्स की बात भी करें तो उनकी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की है। अगर इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को रिलीज क्यों करेंगे, क्यों डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स? ये तो खुद कहते हैं हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। इसलिए क्या रहता है कि जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं, ना वाटर के साथ ना स्टीम के साथ। बट येस, देयर इज एन एक्सेप्शन है हमारे पास। क्या एक्सेप्शन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है ये। तो ये अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन बनाएगा या बनाएगा ओजोन। हाइड्रोजन गैस ये भी नहीं बनाएगा। इट वुड ईदर मेक ऑक्सीजन और ओजोन। देखिए H2 गैस तो ये भी नहीं बना रहा, बट यस अपने रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये वाटर के साथ रिएक्ट जरूर करता है। रिएक्ट करने पे क्या बनाएगा? HF बनाएगा ये, डन। और साथ में क्या बनाएगा? ईदर ऑक्सीजन और ओजोन। अब ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन बनेगी या ओजोन बनेगी कि किस प्रपोर्शन में ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग हियर। H2 गैस ये भी नहीं बना रहा तो क्या बनाएगा? दैट फ्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ऑक्सीजन दैट इज O2 और ओजोन दैट इज O3। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन ज़रूर याद रखिए कि फ्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बाकी नॉन मेटल्स जो हैं वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं देते। नेक्स्ट अभी अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, यहाँ भी ऐसा ही रहता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते और ना ही बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। Non-metals do not react with dilute acids to produce hydrogen gas। देखिए रीज़न यहाँ भी सेम है। Like if I talk about sulfuric acid in the dilute form, चाहे dilute है एसिड, आयंस क्या बनाएगा? H positive, 2H positive in this case, and SO4 2 negative। H2SO4 क्या बनाएगा? 2H positive plus SO4 2 नेगेटिव ऑइंस। अगेन यहाँ क्या बन रहा है हमारे पास? H पॉजिटिव ऑइंस। H पॉजिटिव ऑइंस की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन सो दैट दे कुड बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। बट जो नॉन मेटल है वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई नहीं कर सकता हाइड्रोजन आयंस को और ना ही बनाता है हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल वही रीज़न है इसमें भी। सो व्हाट वी कैन से, सिंस a non-metal is an electron acceptor, it cannot supply electrons to the H positive ions to reduce them to hydrogen gas। कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस H positive ions को नहीं प्रोवाइड कर सकता और इन्हें ना ही रिड्यूस करेगा ये हाइड्रोजन गैस में। Now we shall discuss the reaction of non-metals with chlorine। तो देखिए नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं क्लोराइड्स बनाने के लिए, और जो क्लोराइड्स हैं वो हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि कोवलेंट कंपाउंड क्या है। तो व्हाट वी से, देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन H2 एंड Cl2 आपस में कंबाइन करते हैं, बनता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है दिस इज कोवलेंट इन नेचर। क्या मीनिंग है इसका? देखिए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। आप देखिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास क्या है? फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस टाइम पे हम क्या कहते हैं? अगर हम कहें कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो फर्स्ट शेल है
उसमें कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। एंड इन केस ऑफ क्लोरीन, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेट इट मार्क एक्स, थोड़ी डिस्टिंक्शन हो जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सो दैट कि इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट कि इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाए और ये रूल को फॉलो करके स्टेबल हो जाए। एंड क्लोरीन ऑल्सो वांट कि मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी स्टेबल स्टेट में चला जाऊँ। अब देखिए यहाँ पे दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, बट क्लोरीन जो है रिएक्टिव भी है और इसे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एंड हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो मान लीजिए ऐसे ही घूमते फिरते कहीं मार्केट में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में एक दूसरे से मिले। हाइड्रोजन बहुत ही दुखी था, कहता मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है और मैं स्टेबल नहीं हूँ। तो क्लोरीन कहता क्या भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे भी यही हाल है, मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, मैं भी अनस्टेबल हूँ। तो उस टाइम पे ये सोचते हैं तो क्या किया जाए ऐसा कि तू भी स्टेबल हो जाए और मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो ये कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर, 1-1 इलेक्ट्रॉन को, कि ऐसा करते हैं जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है, हम ये मान लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है वो तेरा भी है और तेरे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से एक जो तेरा इलेक्ट्रॉन है वो तो मेरे साथ शेयर कर ले। मतलब मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक मेरा अपना इलेक्ट्रॉन और एक तेरा इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास भी कितने हो जाएंगे शेयरिंग करने पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन को कहता कि तेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी तेरे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला मेरा भी तो अपने पास रख ले। तो मतलब हम अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं इस तरह से कि वो इलेक्ट्रॉन मेरा भी रहे और तेरा भी रहे। इस तरह से इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और क्या बन गए ये HCl। देखिए अब ये इकट्ठे हो गए ना, ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग में आ गए, ये एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड में बन गए। तो इस तरह की जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो और उस टाइम पे कोई कंपाउंड बने, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। और इस तरह की जो शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने पे जो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है, उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इस तरह की एक बॉन्ड है, इस तरह की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अराइज होती है कोई 2 एलिमेंट्स में जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। बॉन्ड को क्या नाम दे दिया, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को क्या कह दिया गया, कोवलेंट कंपाउंड्स। अब यहाँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाउंड है, तो इसलिए इनके कंपाउंड को भी हम क्या कहेंगे, कोवलेंट कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे आप कोवलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं उसे बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिए। यहाँ हमने H2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 है एंड रिएक्टिंग विद Cl2। जब इनके सभी एटम्स रिएक्शन, देखिए जब इन दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया उस टाइम पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के एटम्स जब सेपरेट हो जाते हैं, उस टाइम पे ये एक दूसरे के एटम्स के साथ जब कंबाइन होते हैं तब बनती है कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन H एंड Cl। तो इसलिए देखिए हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2HCl, कि वी हैव H
डैश H, देन वी हैव Cl डैश Cl। पहले ये एक दूसरे के साथ बाउंड है। जब इन्हें मिक्स कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, क्या होगा? डिफ्यूज सनलाइट क्या होती है? ऐसी सनलाइट जो डायरेक्ट नहीं है, जो हार्श नहीं है। अब देखिए गर्मियों में क्या रहता है कि अगर बहुत गर्मी वाला मौसम है, बाहर बिल्कुल भी बादल नहीं है, देयर आर नो क्लाउड्स, आप जब उस टाइम पे बाहर जाएंगे धूप कितनी तीखी लगेगी, तेज लगेगी, वो है डायरेक्ट सनलाइट। लेकिन अगर वही बारिश वाला मौसम हो, हल्के हल्के बादल हैं, उस टाइम पे जब धूप निकलती है वो ना तो इतनी तेज होती है ना ही इतनी हार्श होती है, वैसी धूप को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज सनलाइट। तो जब H2 दैट इज हाइड्रोजन एंड Cl2 दैट इज क्लोरीन, इन गैसेस का मिक्सचर को आपस में रिएक्ट होने दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो क्या है? H डैश H H2, Cl डैश Cl Cl2। क्या बनाएंगे ये? अभी एक दूसरे के साथ तो ये बाउंड नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ जो इनकी बॉन्ड्स है वो इन्होंने ब्रेक कर ली। अब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ अटैच होना चाहेगा, ये हाइड्रोजन भी दूसरे क्लोरीन के साथ अटैच होना चाहेगा। अब जब ये आपस में अटैच होंगे, कैसे अटैच होंगे? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो बॉन्ड कौन सी बनती है? कोवलेंट बॉन्ड। और इसलिए हम ऐसे कंपाउंड को भी क्या कह देते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। तो ये चीज़ है, आप ये इस चीज़ को याद रखिए कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो उस टाइम पे जो बॉन्ड बनती है दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड इज कोवलेंट कंपाउंड। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की। तो सबसे पहले समझिए कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर क्या रहता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए एजेंट मीन्स जो काम करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं मीन्स जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लूज, अगर कोई एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसे हम कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है हम क्या कहेंगे कि उसकी क्या हो गई? रिडक्शन। अब ऐसे हमारे पास चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करें, खुद को रिड्यूस करें। खुद को रिड्यूस कैसे करेंगे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो खुद को रिड्यूस करें और दूसरे को ऑक्सीडाइज करें उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस तरह का जो उसकी प्रॉपर्टी है वो रहता है उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो देखिए जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। नॉन मेटल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्योंकि नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी है? दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, की इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं तो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस, और किसी दूसरे को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज। देखिए किसी दूसरे ने इन्हें इलेक्ट्रॉन दे दिए तो दूसरे में क्या हो गया? दूसरे एलिमेंट का क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो मतलब उसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो इनकी क्या हो गई? रिडक्शन। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर रखते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। दे ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस देमसेल्फ। अब यहाँ एग्जाम्पल में आप क्या याद रखेंगे? फ्लोरीन। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखते हैं कि ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, उसे CO2 में कन्वर्ट कर देगा, राइट? तो वो उसकी ऑक्सीडेशन होने में हेल्प करते हैं। तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। एग्जाम्पल्स आप हमेशा याद रखें, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है? फ्लोरीन। एंड ऑक्सीजन ऑल्सो ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।